हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन पे हम बात करने वाले हैं, जो एक आम नागरिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संविधान में शुरू से क्या हुआ हम अधिकतर नहीं जानते हैं, पर कैसे ये देश किसी और हाथों में चला गया, कैसे ये देश किसी का धीरे धीरे गुलाम हो गया, कैसे इस देश पर किसी बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। यह बहुत समय पहले की ही बात थी और इसे हम समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे भारत धीरे धीरे दूसरों का होता चला गया था। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन पूर्व में क्या हुए थे, बहुत सारी बहुत सारी कंपनियां भारत में आई थी एक एक करके। भारत इतना महत्वपूर्ण जगह ही था जिसपे लोभ लालच बढ़ गया था। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्यारा सा भारत गुलामी में था। वो शुरुआत कहाँ से हुई? वह शुरुआत हुई थी वो शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि भारत की भूमि इतनी महत्वपूर्ण थी, यहाँ की सारी संपदा इतनी महत्वपूर्ण थी, लोगों की नजरें इस पर पड़ने लगी और नजरें ऐसे पड़ी कि सारी भूमि को खोखला करने का सिकंजा चालू हो गया। भारत के दक्षिण में देखा जाए तो उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर गर्म जो गर्म मसाले होते हैं उसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। सारा समुद्री मार्ग दोनों तरफ से अक्षुण्ण बने हुए हैं। यहाँ पर पूरा गुजरात और सूरत का एरिया उतना ही खाद्यान्न महत्वपूर्ण है, दलहन तिलहन से महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण है। चावल, गेहूं, गन्ने आदि सभी प्रकार की फसलें बहुत तादाद पे होती हैं। एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण और उपजाऊ दृष्टि से हमारा जो सारा भारत देश का हर भूमि, हर एरिया उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की सारी संपदा ही उपजाऊ है। यहाँ के पर्वत पठार और जमीन भूमि सब उपजाऊ है। इसे सोने की चिड़िया देखा गया उस समय। सोने की चिड़िया अर्थात हर अंग को काटेंगे तो सोना ही मिलेगा। तो हर अंग को देखेंगे तो सोना ही मिलेगा। आंखें खराब होने लगी थी। देखते हैं चलिए शुरुआत कैसे हुआ ये सब। जो आज संविधान हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस समय से शुरुआत हुई थी जहां पर अंग्रेजों का प्रशासन चालू हुआ था। और हम इसी चीज को देखने वाले हैं कि यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई। और उससे पहले हम जानेंगे छोटी सी समरी कि आखिर क्या कारण थे भारत में ऐसी कुदृष्टि लगाने की। तो चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं भारत में विदेशी आगमन। यह आगमन कैसे हुआ, क्या देखा उन्होंने, तो ऐसे क्या कारण आए जिससे ये विदेशियों का आगमन भारत में होने लगा। हम सबसे पहले उत्तर पश्चिम में टर्की देश है, वहां पर उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी। हम देख रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर एक टर्की साम्राज्य है, टर्की देश है। वहां पर ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। क्योंकि वहां से जो यूरोपीय देश थे, ब्रिटेन थे, लंदन के जो जितने अंग्रेज थे, वो भारत या पूर्वी देशों की ओर आने के लिए एक सीधा मार्ग अपनाए हुए थे। लेकिन इस टर्की साम्राज्य की स्थापना के कारण उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिससे वो सीधे मार्ग से आ ही नहीं पा रहे थे। चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं इस मैप में चलिए हम देख रहे हैं इस मैप में ये भारत की भूमि है, ये पूरी भारत की भूमि है। और यहाँ पर यूरोप देश है, ये पूरा यूरोप देश है। क्योंकि यहाँ से जो यूरोपीय यात्री थे पूर्वी देशों की ओर सीधे ये स्थल मार्ग से आते थे। पर यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर बीच में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और कोई भी साम्राज्य अपने बीच से, अपने साम्राज्य से होकर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर मार्ग रुकावट आ गई थी। अब यहाँ से जितने यूरोपीय यात्री थे दूसरे मार्ग की खोज करने लगे, जो थी समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के सहारे वो अपनी चीजों के लिए आगे बढ़ने लगे। और इसका दूसरा कारण था उस समय ब्रिटेन में आधुनिकीकरण, यूरोपीय देशों में आधुनिकीकरण की शुरुआत। उसमें सबसे पहला शुरुआत क्या था, दिशा सूचक यंत्र की शुरुआत, जिससे वो अपने हाथ में दिशा सूचक रखकर या जहाज पे दिशा सूचक रखकर कहीं भी चले जाते थे और वापसी भी आसानी से आ जाते थे। तो जिसके कारण उन्होंने यूरोप से इस दिशा सूचक यंत्र के साथ चलकर यहाँ पर समुद्री मार्ग की ओर बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद धीरे धीरे भारत की भूमि उन्हें मिलने लगी। चलिए हम देखते हैं इसी क्रम में कि कैसे भारत की भूमि पर नजरें आने लगी। सबसे पहले हम देखते हैं
हम अब देखते हैं कि भारत की भूमि में विदेशियों का कैसे कैसे नजर पड़ रहा था और कैसे कैसे वो धीरे धीरे विस्तार करते जा रहे थे और भारत के संविधान की शुरुआत का एक चरण शुरू हो रहा था। हम देख रहे हैं सन 1492 में सबसे पहले कोलंबस, पुर्तगाल का यात्री कोलंबस निकला था किसी और देश की खोज करने के लिए, यानी कि वो अमेरिका की खोज करने निकला था और उसे बीच में भारत की भूमि दिख गई थी। यहाँ पर उसने आके देखा कि भारत की भूमि दिख गई, जाके बताया, अरे भाई रे वहां पर तो बहुत बड़ा भूमि है, बहुत मसाला होता है, तुम लोग भी जाना, चलो देखना, वहां पे भारत की भूमि में बहुत मसाला है, बहुत उपजाऊ है, बहुत खाना पाना मिलता है, भाई रे चलो वहां पर देखने। वहां पे जाके हल्ला कर दिया पूरा, अपने पुर्तगाल में विदेशियों में पूरा हल्ला कर दिया अपने यूरोप देश में। अब क्या हुआ, दिख गई भारत की भूमि, आंख फाड़ कर देखा, बहुत सारा यहाँ पर धन मिलेगा करके। अब वहां पर होता है शुरुआत, 1498 में पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, अब वहां से आया और ये एकदम मिशन से ही आया था, तो सबसे पहला यात्री बोला जाएगा वास्को डी गामा। तो जो पुर्तगाल का था, ये भारत में कैसे आया, केप ऑफ गुड के रास्ते आया। जो 1498 में वास्को डी गामा था, यह भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था और ये केप ऑफ गुड के रास्ते से आया और यहाँ पर आके सबसे पहले केरल के तट पे उतरा और वहां पर देखा कि वहां पर जो शासक थे उस समय जेमोरिन, उसने तो उसका बहुत स्वागत किया। हमारा देश जानते हैं कि अतिथियों के स्वागत में बहुत अच्छे स्थान पर है, तो अतिथि देवो भव के तारतम्य में उसने इसका वास्को डी गामा का काफी स्वागत किया, अपने यहाँ खाना पीना खिलाया, अपनी चीजों को बांध कर भी दिया। तो अब उसका देखा, वहां पर उसने थोड़ा सा मसाला लिया, मसाला वहां पर जो होता है केरल के तट पे बहुत मसाला होता है, उसने मसाला लेकर अपने देश की ओर चला गया। यहाँ पर कुल मिला के 10 रुपए का मसाला मान लीजिए लिया था और वहां जाकर 60% अपने देश में 60% मुनाफे के साथ उसको बेचा, उसको कई गुना लाभ हुआ। तो उसने जाके फिर हल्ला कर दिया कि भाई रे वहां पर बहुत मसाला मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, तुम लोग भी चलो सरकार की। वहां पर तो होड़ मचा दिया, मतलब भारत की भूमि में होने वाले मसालों की होड़ शुरू हो गई। अब व्यापार के लिए तारतम्य सिलसिला चालू हो गया। हम आपको दिखाते हैं केप ऑफ गुड रास्ता कौन सा है। देखिए ये भारत की भूमि है और केप ऑफ गुड का रास्ता हम आपको बताते हैं। ये भारत की उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर जो यूरोपीय यात्री थे, जो यहाँ पर यूरोपीय यात्री थे जो इधर से आ रहे थे, क्योंकि ये हमारा ये पूर्वी देश था, इधर इस तरफ ये लोग बढ़ रहे थे और रास्तों की खोज कर रहे थे, तो ये लोग सब यहाँ पर इधर से आए। क्योंकि पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा भी 1498 में आने के लिए निकला था और यहाँ पर ये केरल के तट पर, यहाँ पर केरल है, इसी मार्ग को बोला जाता है केप ऑफ गुड। केप ऑफ गुड का मार्ग इसी को बोला जाता है। इसी रास्ते से जो वास्को डी गामा था यहाँ पर प्रवेश किया और यहीं पर जो शासक थे जेमोरिन, उन्होंने काफी इसका स्वागत किया और अतिथि देवो भव के तारतम्य में इन्हें काफी इज्जत सम्मान दिया। और इसने आंख फाड़ कर देखा कि यहाँ की धरा पर बहुत मसाले होते, काली मिर्च, डोडा, इलायची, लौंग, इलायची, काफी चीजें यहाँ पर मिल रही है, सारे मसाले मिल रहे हैं। और चूंकि ये आता है ठंडे प्रदेश से, तो वहां पर जाके मसालों का जो मांग है वो ठंडे प्रदेशों में बहुत है, तो वहां पर ये कई गुना भाव में बिकने लगे और यहाँ पर आके ये खरीदते थे, कम दाम में ले जाके बेचते थे। इनकी लोभ लालच बढ़ती चली गई, यही से शुरुआत होने लगा इनके लालच के सिलसिले का। अब देखिए ये जो पुर्तगाली यात्री जो आया था वास्को डी गामा, इसके आने के बाद इसके पूरे से अधिकारी लोगों को यहाँ पर भेज दिया गया, जिसमें नीनो दी कून्हा, बहुत सारे इसके अधिकारी यहाँ पर आकर राज्य प्रशासन किए, पूरा पुर्तगाल साम्राज्य स्थापित कर दिए। ऐसा चलता रहा काफी समय तक, बहुत साल तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, डचों का अब इसके बाद क्या हुआ, 1596 में डच यात्री लोग आना चालू किए। डच यात्रियों को यहाँ पर भारत की भूमि बहुत भा गई, यहाँ पर उन्होंने कपड़े का पूरा बिजनेस किया, काफी देशों में आयात निर्यात चालू कर दिया। क्योंकि भारत की भूमि थी ही उपजाऊ, यहाँ पर पटसन भी उतना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बंगाल का पूरा क्षेत्र पटसन उत्पादन के लिए अव्वल नंबर पे है। धान, चावल, दलहन, तिलहन, सभी चीजों के लिए भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है। पूरा गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश का एरिया गन्ना उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काफी का उत्पादन उतना ही बहुत मात्रा में होता है। कश्मीर में पूरा केसर का उत्पादन होता है। भारत की भूमि देखकर उनकी आंख फट गई कुल मिलाकर। अब देखते हैं कि क्या हुआ डच के आगमन के बाद, क्या हुआ। अब आते हैं 1600 में क्या हो रहा है, 1600 में हो रहा है उन्हीं लोगों का आगमन जो भारत की भूमि पर फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाए थे। तो 1600 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि राल्फ फिच 1600 में ब्रिटिश प्रतिनिधि राल्फ फिच भारत की भूमि में आया और
किसके काल में? सम्राट अकबर के काल में आया था ये भारत की भूमि पर। अब उसके बाद फिर इसके बाद आया टॉमस रो, एक अंग्रेज अधिकारी था टॉमस रो, और एक था हॉकिंस। ये दोनों आए थे जहांगीर के काल में। अकबर के काल में एक यात्री आया था राल्फ फिच, और जहांगीर के काल में 2 यात्री आए थे टॉमस रो और हॉकिंस। ये दोनों आए, इनको भारत की भूमि को देखकर फिर इनकी आंख पड़ गई, बाय गॉड यहाँ पे इतनी सारी संपदा है, यहाँ पे बहुत मटेरियल है, यहीं पर जम जाते हैं करके इनके दिमाग में आ गया पूरा कि चलो यहाँ पे धीरे धीरे करते हैं, यहाँ पर किसी का शासन तो है नहीं, सब अपने अपने में है, सबको मिला के ले लेते हैं करके। अब क्या हुआ, भारत में ये अपने अपने जहां जहां पे इंपॉर्टेंट जगह थी, जहां जहां समुद्री वाले मार्ग की जगह थी, वहां पर ये व्यापारिक कोठियां बनाए, जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत का क्षेत्र, ऐसे समुद्री मार्गों के पास बहुत महत्वपूर्ण कोठियां बनवाए, जिसे बोला जाता है आज के टाइम पे गोदाम। वहां पर सामान, भारत की भूमि से निकला हुआ उपजाऊ पूरा मटेरियल सामान वहां रखते थे और इसको कच्चे माल के रूप में लेते थे और वहां से शिप के माध्यम से पूरा भेज देते थे अपने देश, जहां पर इसका उत्पादन होता था और वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। यहाँ पे कम रेट में लेते थे, वहां पर ज्यादा हो जाता था, इनके लिए बहुत मुनाफे का विषय बन जाता था। भारत की भूमि को अवशोषित करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या हुआ। इन्होंने जाकर अपने देश में बताया लंदन में कि मैडम जी वहां पर तो भारत में तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर सिर्फ जितना हम ले सकते हैं उतना लेंगे और यहाँ पे लाके बेच देंगे, हम तो एकदम बहुत बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत अच्छा जगह है वो, भारत की भूमि में हमें जाना चाहिए करके। तो उन्होंने क्या किया, तो उस समय की वहां पर 1600 ईस्वी में जो महारानी थी लंदन में, एलिजाबेथ प्रथम, अब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको एक आदेश देते हैं, अधिकार पत्र जिसे बोला जाता है, रॉयल चार्टर अधिकार पत्र बोला जाता है। उसमें इन्होंने 15 वर्षों के लिए उन्हें एक ऑर्डर दे दिया कि आप 15 सालों तक तुम वहां पर पूरा वहां पर उत्पादन का पूरा मटेरियल लेकर आओ और हमको मुनाफा दो करके अधिकार पत्र के साथ व्यापार करने के लिए इन्हें भेज दिया। यहीं से शुरुआत होता है, व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत यहीं से होती है, एलिजाबेथ प्रथम के अधिकार पत्र से शुरू होती है। अब देखते हैं यहाँ पर आ गए, उन्होंने धीरे धीरे सारे क्षेत्रों पे आंख लगाना शुरू कर दिया। अब भारत की भूमि तो उनसे अब हट ही नहीं रही थी, अब धीरे धीरे उस पर सिकंजा चालू कर दिए। अब वहां पे जो राजा जो वहां पे राजा, भारत की भूमि पे जो राजा महाराजा थे वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र पे राज्य करते थे। वैसी एकता नहीं थी भारत में कि कोई एक संभालता है और सब उसके अंडर में होते हैं, कुछ पार्ट उसके अंडर में, कुछ पार्ट उसके अंडर में, सारे लोगों के बीच में मतभेद कर करके अपना अपना चीज अब हड़प ले रहे थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, एक बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया, युद्ध कर दिया और उस युद्ध में जीत गए, वहां से पांव जमना चालू हो गया। अब देखते हैं वो क्या था, वो था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पर है, बंगाल में है। अब इस बंगाल, केवल बंगाल ही नहीं था, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्योंकि बंगाल बहुत ही उपजाऊ जगह था, बंगाल धन संपत्ति के मामले में बहुत ही ज्यादा राजस्व देने वाला एरिया था और ये इसमें 3 प्रांत जुड़े हुए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत बोला गया। अब यहाँ पर प्लासी में युद्ध किया गया, क्योंकि प्लासी जो बंगाल थे, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उस समय के बंगाल के तत्कालीन जो शासक थे सिराजुद्दौला, उसके साथ रॉबर्ट क्लाइव ने, अंग्रेजों का भेजा हुआ अधिकारी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, वो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया और सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला के पराजित होते ही अंग्रेजों का यह क्लियरनेस हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि अब इनके पांव तो जमेंगे ही, अब इनकी शुरुआत होगी ही। एक युद्ध और होता है जिसके बाद इनके पांव पूरी तरह से जम जाते हैं और फिर नहीं हटते हैं, वो है 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार में बक्सर है, तो वहां पर बक्सर का युद्ध किया गया। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सेनापति थे, उसने 3 राजाओं को एक साथ संयुक्त सेना को पराजित करके अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब उस समय थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आम नागरिक को के जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ था, कैसे वहां से पूरी पलटी खा गई दुनिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 जो शासक थे, 3 शासक मतलब जो बंगाल के नवाब मीर कासिम और जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना को कैप्टन मुनरो ने हरा दिया। कैप्टन मुनरो, अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने हरा दिया। अब देखिए हराने का यहाँ कारण भी था, इनके पास तोप बंदूक बहुत ज्यादा थे, उसकी शक्ति इनको मिली हुई थी, और भारतीयों के पास कोई शक्ति नहीं थी। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना तोप थे ना बंदूक थे। और उसके बाद इनका जो प्रशासन था, जो लंदन से था, वो हाईटेक था, वहां से वो ज्यादा अच्छा इनको दे पाते थे सारी चीजें, और इनको एकदम स्वतंत्र छोड़ दिए थे कि तुम अपना जीतो, जैसे भी जीतना है जीतो। इन्होंने हर कर्मदंड लगाकर यहाँ के भारतीयों को जीतना चालू कर दिया, और यहाँ पर फूट डालो तो इनका पहला ही रिवाज था, उससे इन्होंने चालू कर दिया और यहाँ पे युद्ध करने की शुरुआत की। सबको कमजोर बनाते चले गए और भारत में जम गए। जो ये प्लासी का युद्ध था, नहीं, जो ये बक्सर का युद्ध था, इस युद्ध के बाद अब तो निर्धारण हो चुका था कि अब तो अंग्रेजों का पूरा शासन चालू हो गया। कि जहां जैसे ही बंगाल को जीता गया, बंगाल में क्या था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। बंगाल को जीतने के बाद अब इन्होंने यहाँ पर द्वैत शासन की शुरुआत की, द्वैत शासन की शुरुआत की। इस समय का अलग अलग समय में द्वैत शासन लगाते रहे, मतलब सामने दिखेगा कोई और, पीछे होंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, द्वैत शासन में यहाँ पर देखिए जैसे ही बंगाल को इन्होंने जीता, अंग्रेजों ने जीता, यहाँ पर तुरंत द्वैत शासन लगा दिया। इनकी पॉलिसी में ही शामिल था कि दोहरी नीति लगानी है। द्वैत शासन में क्या हुआ, सामने रहेगा राजा और पीछे रहेंगे हम। क्योंकि सामने अगर राजा रहेगा, अगर सामने राजा बैठा है तो यहाँ जो प्रजा बैठी है वो राजा का मुख देख कर ही सारी चीजों में काम करती है। सारे सैनिक राजा का मुख देखकर काम करते हैं। अगर इनको डायरेक्ट जो भारतीय सैनिक थे, अगर उसको अंग्रेज देते पुरान देते, उनको डांटते डपटते, तो वो कभी भी तुरंत बगावत कर देते, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी एकता भी तो दिखती है। तो यहाँ पर जो भारतीय राजाओं को सामने रखा गया और पीछे अपना रहकर काम कर रहे थे। यहाँ पर राजस्व 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 और वित्तीय मामले, राजस्व, वित्तीय मामले, प्रशासनिक मामले, यहाँ पे क्या हो रहा है दोहरे द्वैत शासन में कि राजस्व या वित्तीय मामला और प्रशासन की सारी चीजें और वैदेशिक मामले, ये सारे अंग्रेज अपने हाथ में रख लिए और राजा को सिर्फ देखने के लिए एक पुतला छोड़ दिया। जाओ तुम सैनिकों को खाना पीना खिलाओ, जिसमें उनके भी सैनिक बैठते थे शामिल। तो पूरे तो अंग्रेजों के सैनिक हो चुके थे धीरे धीरे, तो अंग्रेज अपने सैनिक उसमें रखे हुए थे, उनको खाना पीना खिलाओ, उनका सेवा करो, और बदले में हम तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे जितना रेवेन्यू है, तुम्हारे राजकोष में जितना भंडार है, तुम उसी से सेना को खिलाओ। यहाँ पर राजा बिल्कुल कमजोर हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ करते जा रहे थे, उन्हें मिल कुछ ही रहा था, क्योंकि रेवेन्यू तो सीधे अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। तो जब रेवेन्यू ही नहीं है तो कैसा राजा, वो तो खोखले हो गए। यहाँ पर पूरा प्रशासन अंग्रेज चला रहे थे, तो यहाँ पर दिक्कत हो गया था। अब देखते हैं कि बंगाल प्रांत को जीतने के बाद अब क्या हुआ। बंगाल प्रांत में जीते तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जीत लिए, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसके बाद अवध जीत लिया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हराकर अवध जीत लिए। अवध की संधि 2-3 बार की गई, जिसके बाद अवध पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ गया। फिर दिल्ली, पूरा दिल्ली इनके हाथों में आ गया। फिर दिल्ली को जीतने के बाद उन्होंने मैसूर पर नजर लगाई। मैसूर चूंकि कर्नाटक का पूरा एरिया है, मद्रास का एरिया है, तो वहां पर हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया। हारने के बाद पूरा कर्नाटक क्षेत्र और पूरा मैसूर क्षेत्र इनके अंडर में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, मराठा साम्राज्य को जीता। मराठा मतलब पूरा महाराष्ट्र और पूरा बंबई का क्षेत्र, ये सारी चीजें मराठा साम्राज्य में शामिल थी। और इसमें मराठा छत्रपति शिवाजी के जो संतान थे, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे बाजीराव द्वितीय, उनको हराकर अपनी कूट भेद नीति से इनको पराजित करके पूरा मराठा साम्राज्य अपने अंडर में ले लिए। फिर देखते हैं अब पंजाब पर नजर लगाए। पंजाब के शासक जो खड़क सिंह थे, खड़क सिंह के जो वंशज थे दिलीप सिंह, खड़क सिंह के वंशज जो दिलीप सिंह थे, उस पर पूरा सिकंजा किया, उसको कूट भेद की नीति से उसको पराजित किए। जितने जट साम्राज्य थे, जितना जटों का शासन था, सबको पराजित किए और वहां पर दिलीप सिंह को पूरा अधिकार कर लिया। पूरा पंजाब इनके हाथ में आ गया था। तो हम देख रहे हैं कि पूरा बंगाल प्रांत, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए हम देख रहे हैं जिसमें बंगाल प्रांत है, ये पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए हम देख रहे हैं कि जो बंगाल प्रांत है, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र जीत लिया इन्होंने। पूरा बंगाल का प्लासी के युद्ध के बाद पूरा बंगाल क्षेत्र इनका हो गया, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब शामिल था, वो सब इन्होंने जीत लिया। उसके बाद आता है यहाँ पर हैदर अली टीपू सुल्तान को हराकर पूरा मैसूर क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद ये हो जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है मराठा वाला, ये पूरा जीत लिया। तो अब ये जो दिल्ली था वो तो पहले ही जीत गए थे,
पूरा पंजाब में खड़क सिंह के जो संतान थी दिलीप सिंह, उसको हराकर जीत दिए। देख रहे हैं कि पूरा भारत इनके कब्जे में आ चुका था, पूरी भारत के भूभाग को इन्होंने करप्ट करना चालू कर दिया। अब देख रहे हैं कि पूरे भारत में इनका शासन स्थापित हो गया और ये बंगाल से अपने आप को रेगुलेट कर रहे थे। बंगाल में बैठकर, यानी कि बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पर बैठकर, मेन बंगाल था, कलकत्ता का क्षेत्र था, वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाकर पूरे भारत पे सिकंजा रख रहे थे। तो अब यहाँ पर होती है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक शासन चला रही है, उस पर ब्रिटेन से अब उन पे शिकंजा करना चालू हो गया, उनके ऊपर अधिकार करना चालू हो गया। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सिराजुद्दौला के ही समय से कुछ घपले करती थी, मतलब लिखित दस्तावेज होते थे, उसमें वो दिखाती कुछ और थी आय को, और उसके बाद बचत में कुछ और रखती थी। तो ये अपने ब्रिटिश शासन को भी धोखा दे रहे थे। जो धोखा देने वाला होता है वो सबके साथ धोखा देता है, वो किसी का नहीं होता। ये तो अपने लंदन के मालिक के साथ भी धोखा दे रहे थे और यहाँ भारत की भूमि के साथ तो धोखा करेंगे। इनके मन में ही छल था, इनके मन में ही धोखाधड़ी थी। हम देखते हैं अब होती है प्रशासन की शुरुआत। ब्रिटेन में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित, जो ब्रिटेन से भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए जो भेजा गया था, अब उसको नियंत्रित, विनियमित या रेगुलेट करने के लिए अब क्या क्या कुछ संविधान उनके लिए बनाए जाए, कानून बनाए जाने थे, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट कहा गया। इनके माध्यम से उनके ऊपर शिकंजा रखना चालू किया गया। अब चार्टर एक्ट ब्रिटेन से निर्माण होने वाले कौन से, जो चार्टर एक्ट ब्रिटेन से सीधे बन रहे थे वो है 1773 का चार्टर एक्ट, 1784, 1786, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट, जो सीधे ब्रिटेन से बनता था, वहीं से उन पर शिकंजा रखा जाता था। तो ये हो जाएगा पढ़ाई का एक पार्ट। अब आते हैं दूसरा पार्ट, भारत शासन अधिनियम। क्योंकि जब 1857 की क्रांति आई थी तो उसमें बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति में सारे सामान्य वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग, खेतीहर, किसान, जमींदार और उसमें जो भी काश्तकार थे, बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत उब गए थे, इनसे इतना शोषण हो चुका था कि उनका शरीर बस रह गया, तो हड्डियों के ढांचा बच गए थे। भारत की भूमि खोखली हो गई थी, सारे काश्तकार बेरोजगार हो गए थे, उनका शोषण बहुत ज्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब हुआ यहाँ पर संग्राम की शुरुआत। सारे लोगों ने मिलकर संग्राम कर दिया। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद इतना इनको मार कुटाई पड़ा था, इतना इनको डंडा से ठोक ठोक के मारे थे कि उसके बाद इनका दिमाग सीधा हो गया था कि अब कैसे होगा। तो वहां की महारानी बोलती हैं कुछ करो, नहीं तो हमारा शासन अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो बोलते हैं कि कुछ ऐसा मार्ग निकालते हैं कि हमारा शासन भी बने रहे और ये लोग शांत भी रहे। तब वहां पर भारत शासन अधिनियम भारत में बैठकर बनाया गया कि देखो उनके बीच में रहकर किस टाइप का शासन चलेगा। वहां पर भारत में ही रहकर भारत शासन अधिनियम बनाया गया 1858 जस्ट क्रांति के बाद। फिर 1861, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935, इसके बाद स्वतंत्रता का समय है। तो ऐसे करके भारत शासन अधिनियम बनाया गया। और यहाँ पर जो 1935 का जो अधिनियम है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का सर्कुलेशन इसी के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पर से हमने 70% कानून हमने शुरुआती दौर में ही अपनाया था, ताकि उसके बाद हम अपना अपडेशन करेंगे और उसमें संशोधन करके कई चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये 1935 वहां के लिए हमारा आधार बन गया था। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं यहाँ से 1773 में कि क्या क्या प्रावधान वहां से शुरू हुए जो हमारे आज संविधान का आधार बनता चला गया। और हम उस चीजों को जानना जरूरी समझते हैं क्योंकि भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं संविधान का विकास क्रम, कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित होते चले गए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपडेशन किया और हम 1935 तक भारत शासन अधिनियम 1935 तक बढ़े। उसके बाद हमारी स्वतंत्रता उसके बाद हमारा स्वतंत्र संविधान विधेयक पारित हुआ। तो हम उसमें क्या क्या और अपडेट किए, क्योंकि आधार तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से भी आधार बनता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने संविधान अपना बनाया, जिससे यहाँ के लोगों पे उन्होंने शिकंजा रखा और अपनी भेजी हुई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट भी कर रहे थे, क्योंकि उनको फ्री नहीं कर सकते थे। उन पे विश्वास ही नहीं था, उनको तो खुद पे विश्वास नहीं था कि हमारा भेजा हुआ कितना सक्सेसफुल रहेगा। वो खाली वहां से बस डरे पोचे रहते थे कि वहां पर देखो कितना वो कंट्रोल कर सकते हो करके। क्योंकि यहाँ पे ये लोग भी घपला करते थे, बताते थे कुछ और, करते थे कुछ और, पूरी तरह से बताते भी नहीं थे। इसलिए इन पर कंट्रोल करना उनके लिए जरूरी था। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, सबसे पहला यहीं पर लिखित संविधान चालू हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बार लिखित संविधान की शुरुआत हुई।
तो हम देख रहे हैं 1773 रेगुलेटरी एक्ट के बारे में देख रहे हैं कि सबसे पहला लिखित दस्तावेज चालू होता है। सबसे पहली बार लिखित संविधान की शुरुआत होती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। उसके बाद देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, उसी का प्रमोशन कर दिया गया। उसका प्रमोशन करके एक नए पद का सृजन किया गया जिसको बोला जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। उससे हाई पोस्ट था। तो उस समय जो वारेन हेस्टिंग थे इसको बंगाल के गवर्नर से प्रमोट करके, उसको पदोन्नति करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको कुछ पावर और दे दिए गए और उसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई और बोले कि इस पर नीचे वालों पर सिकंजा रखना है। अब इसमें देखते हैं जिससे कलकत्ता प्रेसिडेंस के द्वारा, जो वहां पे मेन था हमारा कलकत्ता प्रेसिडेंस, बंगाल का क्षेत्र, वहीं पर मुख्यालय बनाए थे। उस समय की भाषा में इसे प्रेसिडेंट बोला गया। तो कलकत्ता प्रेसिडेंट के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंट पर अधिकार लाया गया, अधिकार को स्थापित किया गया। मैप से देखते हैं कि बंगाल का जो बंगाल प्रेसिडेंट था, ये बंगाल प्रेसिडेंट था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें सारा क्षेत्र शामिल था। तो ये था बंगाल प्रेसिडेंट। बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र के हिसाब से बंगाल प्रेसिडेंसी से अब होता था, यहाँ पर दे दिए थे बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था विलियम बेंटिक को और पावर अधिकार बढ़ा दिया गया था और उसे इस दोनों क्षेत्रों पर सिकंजा रखने के लिए ये जो था मद्रास, यहाँ पर था मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पर था बंबई, यहाँ पर था बंबई प्रेसिडेंसी। इन क्षेत्रों पर और इन क्षेत्रों पर सिकंजा रखने प्रेसिडेंसी को दे दिया गया, विलियम बेंटिक को अधिकार के साथ बैठा दिया गया, प्रारंभ किया गया। अध्यक्ष का निर्णायक मत क्या होता है? जब यहाँ पर बैठा है एक पार्टी, यहाँ पर बैठा है दूसरी पार्टी, इन दोनों का वोटिंग सिस्टम होता है। जब वोटिंग सिस्टम दोनों में बराबर हो जाता है, मतलब 50 इन्होंने भी वोट दिया, 50 इन्होंने भी वोट दिया, अब क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ निर्धारण नहीं हो सकता है, तो अब होगी निर्णायक मत का। जो यहाँ पे हेड बैठा है वो देगा निर्णायक मत, मैं दूंगा निर्णायक मत, वो जिस तरफ भी निर्णायक मत देगा उसकी जीत हो जाएगी। तो यहाँ पर निर्णायक मत का जो प्रावधान था, अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रारंभ यहीं से हुआ है, 1773 एक्ट से हुआ है। अब देखिए निर्णायक मत है वो आज भी चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में टाई हो जाता है, दोनों में बराबर मत आते हैं, तो वहां पर अब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष वहां पर निर्णायक मत देंगे। वैसे ही पंचायतों में भी होता है, जब दो पक्ष के बीच निर्णायक मत लेना होगा तो वहां पर सरपंच भी देते हैं अपने निर्णायक मत को। चलिए अब हम देखते हैं कि 1773 के चार्टर एक्ट में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। देखते हैं वो क्या है। तो 1773 एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और स्थापना कब की गई? पूरी तरह से स्थापना कब हुआ था? 1774 में। पर एक्ट क्या था? 1773 का एक्ट था। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान यहाँ पे रखा गया और स्थापना की गई 1774 में। तो यह प्रश्न आ चुका है CGPSC में कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस प्रावधानों के अनुसार की गई। तो सीधा सा आंसर होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। जब पूछा जाएगा कि इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो वहां पे आंसर हो जाएगा 1774 में हुई। अब देखते हैं कि जो इसमें थे मुख्य न्यायाधीश, जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, वो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर, लिमेस्टर और हाइट। जो यहाँ पर क्या था, 1+3 का सर्कुलेशन बना हुआ था। एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखते हैं कि इनके ऊपर अपील का कोई प्रावधान ही नहीं था। भारत में कोई अपील का व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। इनको दौड़ना पड़ता था अपील के लिए सीधे लंदन। तो जो प्रिवी ऑफ काउंसिल था वहां पर लंदन में इसके लिए अपील के लिए जाना पड़ता था। अब जाके वहां पर ही अपील हो सकती थी। अब 1773 एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे, वो लोग बीच में बहुत करप्शन करते थे। तो वो बीच में जो घोटाला करते थे उसको रोकने के लिए, ताकि ये दान के रूप में ना ले ले घोटाला या फिर पारितोषिक के रूप में ना कर ले भ्रष्टाचार, तो यहाँ पर उपहार लेना मनाही कर दिया गया। दान भी नहीं ले सकते हो तुम लोग, दान के एवज में भी बहुत घोटाला करोगे। पारितोषिक, कोई उपहार पारितोषिक नहीं लोगे, यहाँ पर मनाही कर दी गई। अब यहाँ पर किए गए द्वैध शासन को समाप्त।
जो उनका शुरू में जो सिराजुद्दौला के समय, बंगाल के समय जो द्वैत शासन अपनाए थे कि राजा सामने दिखेगा और सारा रेवेन्यू हम लेंगे, उस द्वैत शासन को यहाँ पर हटा के सीधे डायरेक्ट कर दिए कि हम यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा चालू कर रहे हैं और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा में क्या होगा, यहाँ पर ठेकेदार को बोल दिया जाता है कि इस टाइम तक, इस समय तक, इस टाइम तक तुम्हें इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके हमको पहुंचाना होगा। अब वो ठेकेदार क्या करता था, गांव के लोगों से एकदम समय बांध देता था, सूर्य अस्त होने से पहले ये इतना पैसा कलेक्ट होके आ जाना चाहिए, नहीं तो जमीन सीधे हो जाएगी। जब यहाँ पर पूरे जो भूमि स्वामी थे वो सारे परेशान रहते थे, उनको अपनी भूमि को कैसे शोषित कर करके उनको मतलब नहीं उगने वाली भूमि से भी अब कहाँ से लाएं, वैसा समय आ गया था इनका कि जहाँ पर जिस भूमि में उत्पादन भी नहीं हो रहा है उनको भी टैक्स मांगा जा रहा है। पूरी तरह से परेशान हो गए थे कि कैसे होगा। अब द्वैत शासन में पूरा शोषण का कार्यक्रम चालू कर चुके थे ठेकेदारी और इजारेदारी प्रथा के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं 1781 का चार्टर एक्ट। 1781 चार्टर एक्ट क्या था, 1773 का जो पुराना बना हुआ चार्टर एक्ट था उसमें भी कुछ खामियां थी, उसमें भी कुछ घपलेबाजी बनी रहे थे। अब अपने ही आदमी पे इनको भरोसा नहीं था, अपना खुद का भेजे हुए प्रतिनिधि पे इनको यकीन है, खुद छल कपट में थे, छल कपट को कैसे यकीन करेंगे, तो अपने ही आदमियों पे इनको पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उनके लिए भी दूसरा संशोधन करके एक दूसरा अधिनियम लाए, 1781 का चार्टर एक्ट, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया है। 1773 एक्ट में संशोधन करने के बाद यह एक्ट लाए थे। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण किया गया। हम देख रहे हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और उसके पास सारे काम थे, कार्यपालिका के भी काम थे और न्यायपालिका का भी काम था वहां पर। अब देखते हैं कि जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो राजस्व अधिकारिता थी उसको कम करके हटा दिए, वहां से उसकी शक्तियों को कम कर दिए, क्योंकि राजस्व के काम भी अलग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उनको सिर्फ न्यायिक काम दिया गया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ न्यायिक काम दिया गया और राजस्व के मामले उधर से हटा लिए गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं शक्ति पृथक्करण किया गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसी समय क्या हुआ, 1781 के चार्टर एक्ट के द्वारा कलेक्टर पद का सृजन किया गया। जिलाधीश, जिसे हम आज जिलाधीश बोलते हैं, और दूसरा नाम है कलेक्टर, तो उस पद का सृजन किया गया 1781 एक्ट के समय। कौन थे इसके, वारेन हेस्टिंग थे उस समय, जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग थे, उसने कलेक्टर पद का, कलेक्टर मतलब राजस्व इकट्ठा करना। अब हम देख रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि उस समय जब लंदन के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पिट्स द यंगर, तो पिट्स द यंगर के नाम पर ही इस एक्ट का नाम हो गया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये क्या हुआ, ऊपर के दोनों रेगुलेटिंग एक्ट में फिर भी दोस्त है, अपडेट करते रहना पड़ता रहा इन लोगों को, क्योंकि बार बार दिक्कत है कि ये लोग घपला करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, खुद के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर पाते थे ये लोग, तो उसमें फिर संशोधन किए ये, और यहाँ पर करप्शन को भी कम करना चाहते थे, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व व दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज है। हम इसे पहले ही देखेंगे। यहाँ पर क्या किया गया है कि वैधानिक दस्तावेज बना दिया गया है, मतलब लिखित संविधान यहाँ पर शुरू कर रहे हैं फिर से कि ये वैधानिक रहेगा, इसके अनुसार ही सारा दंड सबको मिलेगा, जितने भी करप्ट कर्मचारी हैं उसके ब्रिटिश इंडिया के, उसको ही यहाँ पर इस वैधानिक दस्तावेज के वैधानिक चीजों के हवाला देकर उनको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर होता है द्वैत शासन। क्या यहाँ पर एक द्वैत शासन की स्थापना फिर की जाती है, समय समय पर द्वैत शासन ये लोग लगाते रहे हैं, और यहाँ पर भी अपने ही कर्मचारियों को शिकंजा कसने के लिए एक द्वैत शासन फिर लाए। यहाँ पर क्या किए, जो अब तक जो पूरा व्यापारिक काम देख रहा था, सब एक ही को देख रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, पूरा व्यापार करने ही तो आई थी और पूरा व्यापारिक काम देख रही थी, लेकिन को धीरे धीरे लगने लगा कि यहाँ पर तो बसा जा सकता है, यहाँ पर तो पूरा राजपाट किया जा सकता है, तो राजनीतिक काम चलो शुरू करते हैं। एक पार्ट को राजनीतिक काम दे देते हैं और एक काम को व्यापारिक काम दे देते हैं। यहाँ पर द्वैत शासन की शुरुआत करे कि आधा हमारा भेजा अधिकारी राजनीतिक में रहेगा, प्रशासन का शुरुआत करेगा, और दूसरा रहेगा व्यापारिक की शुरुआत करेगा, व्यापारिक चीजों को देखेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, तो दो बोर्ड की स्थापना कर दी गई। पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा, प्रशासन को देखेगा और राजनीतिक चीजों को देखेगा। कंट्रोलर को कैसे समझना है, कंट्रोलर मतलब प्रशासन को कंट्रोल करना, इस टाइप से इसको याद करना है। राजनीति को कंट्रोल करना, प्रशासन को कंट्रोल करना, कंट्रोलर से याद रखना है। यहाँ पर इसे हिंदी में बोला जाएगा नियंत्रक मंडल। कंट्रोलर मतलब नियंत्रण, तो नियंत्रक मंडल। अब दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में बोला गया है निदेशक मंडल। ये क्या करेगा, ये सारे व्यापार को देखेगा। आज भी व्यापार में जो हेड होता है उसको बोला जाता है डायरेक्टर। किसी भी चीज का व्यापारिक महत्व है उसको बोल देते हैं डायरेक्टर। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा व्यापारिक कार्य को देखेगा, और ये भारत में रहकर देखेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये ब्रिटेन से देखता था, वहीं से ब्रिटेन से लंदन से ही कंट्रोल करता था। और वो जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये भारत में ही रहकर पूरा व्यापारी मामला देखते थे, क्योंकि व्यापार में ही सबसे ज्यादा ये लोग घपला करते थे, अपने ही लोगों से घपला करते रहते थे। अब हम देखते हैं इसके बाद 1784 के फिट इंडिया एक्ट के बाद देखते हैं 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का चार्टर एक्ट, इसमें बहुत प्रमुख बातें हुई हैं जिसे याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जो भी संविधान का प्रारूप आज बनकर आया है सब यहाँ से ही धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे प्रमुख क्या हुआ है, वीटो शक्ति की शुरुआत हुई है। वीटो शक्ति एक पावर होता है, मतलब जो विधेयक यहाँ पर बन रहे हैं उस विधेयक को जो हेड होता है, जो गवर्नर जनरल होते हैं, वो उसको चाहे तो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, या जब मन करेगा या जब उनको सही समय आएगा तो उस वीटो में हस्ताक्षर करके उसको कानून बनाएंगे। मतलब कानून बनने से पहले जो विधेयक होता है वो सीधे जाएगा अब हेड के पास, यानी कि गवर्नर जनरल के पास जाएगा। उनका जो भी मंत्रालय है, कैबिनेट है, उससे पहले पास होगा। पास होने के बाद अब जाएगा गवर्नर जनरल के पास। अब वो गवर्नर जनरल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये कानून नहीं बन पाएगा। तो वहां पर गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दे दिया गया है कि आप सही समय को देखते हुए उस पर हस्ताक्षर करेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि नीचे वाले जो मंत्रालय कैबिनेट होते हैं वो अनैतिक चीजों को भी पास कर ला देते हैं। जब ऊपर का जो पावरफुल पद होता है, यानी कि जो गवर्नर जनरल होता है, वो समय को देखते हुए उसको रोक भी सकते हैं कुछ समय के लिए, और सही समय आने पर ही दस्तखत करेंगे, या फिर उसको इनकार भी कर सकते हैं। तो ये होती है वीटो शक्ति। और ये कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ हुआ। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले वीटो कब प्रारंभ हुआ, तो हो जाएगा 1786 के चार्टर एक्ट में प्रारंभ हुआ। और किसके काल में हुआ, तो कॉर्नवालिस के काल में हुआ। अब देखते हैं सेनाओं के प्रमुख की शक्ति का प्रारंभ कब हुआ, 1786 के चार्टर एक्ट में हुआ। सेनाओं के प्रधान मतलब क्या होता है, सेना प्रधान मतलब जो सेना है, थल सेना, वायु सेना, और जल सेना। सारी जगह में सेना रहती है, थल मार्ग में भी सेना रहती है, जल मार्ग में भी सेना रहती है, और वायु मार्ग की भी सेना होती है। इन तीनों सेनाओं के सेनापति की शक्ति अब गवर्नर जनरल को यहाँ पर दी गई है। आज भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। यह प्रश्न आ चुका है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। और उस समय की बात कही जाए तो गवर्नर जनरल होते हैं। और यह सेनाओं का प्रधान का जो नियम है कब लाया गया, 1786 के चार्टर एक्ट में लाया गया था। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो इनका कानून बना हुआ था, ब्रिटिशों का जो कानून बना था उसे देखते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लाया, क्या प्रावधान किया 1793 के चार्टर एक्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है उप गवर्नर पद का सृजन किया गया। उप गवर्नर पद का सृजन क्यों किया गया, जो गवर्नर होते हैं उनके अवकाश में चले जाने पर, या उनकी अनुपस्थिति पे, या फिर मृत्यु हो जाने पर, या फिर जो उनका पद खाली पड़ा रहता है उसको देखते हुए उप गवर्नर उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर उनके कार्यकाल को संभालेंगे, उनके पदभार को संभालेंगे। तो इस प्रकार ये 1793 एक्ट में उप गवर्नर के पद का सृजन किया गया, ताकि जो गवर्नर है उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यकाल को कौन देखेगा, उप गवर्नर देखेगा। तो उप गवर्नर पद की शुरुआत कहाँ से हुई, 1793 एक्ट से हुई। अब दूसरा देखते हैं बजट अनुमान प्रक्रिया, क्योंकि आज भी वो बजट काल चलता है। कई सत्र, 3 सत्र लगते हैं। बजट सत्र उसमें मेन है जो फरवरी के समय लगभग होता है। तो ये देख रहे हैं कि बजट अनुमान प्रक्रिया का यहाँ पर प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर आय और व्यय का कैलकुलेशन प्रारंभ हुआ कि भाई इस साल कितना आय हुआ है,
इस वर्ष पिछले जो बीत रहा है वर्ष उसमें कितना आय हुआ है और आगामी वर्ष में कितना व्यय होगा, ये सारे कैलकुलेशन किया जाता था और उसको बजट में शामिल किया जाता था कि हमारी आय इतनी हुई है, हम इतना व्यय करेंगे और बजट का अनुमान लगाकर बजट सत्र चालू किया गया। तो बजट अनुमान प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर न्यायिक एवं राजस्व विभाग के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाया गया। मतलब जो कलेक्टर थे उनके पास राजस्व के मामले तो थे ही, साथ में वो अपने जिले अपने क्षेत्र के न्यायिक मामले को भी निपटाते थे, जो कि कार्य की दृष्टि से काफी भारी होता था कि दो अलग अलग क्षेत्र होते थे इसमें। तो कलेक्टर से यहाँ पे क्या गया, जो न्यायालयिक मामले होते हैं, न्यायालय के मामले होते हैं, उसे अलग कर दिया गया और कलेक्टर के पास रेवेन्यू के मामले दे दिए गए और न्यायालय के मामले अलग से स्थापित कर दिए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कलेक्टर को न्यायिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और राजस्व विभाग उसे प्रदान किया गया तथा न्यायालयीन मामले अलग कर दिए गए, मतलब अलग अलग विभाग स्थापित कर दिए गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं विधि या कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। आज भी यह नियम प्रावधान में है कि विधि या कानून की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। विधि या कानून की व्याख्या का अधिकार किसे है? सिर्फ न्यायालय को है, बाकी किसी को नहीं है। न्यायालय ही बताएंगे कि हमारी विधि क्या है। चलिए अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से कई बार सवाल आ चुके हैं। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें खास बात क्या है। तो इसमें ब्रिटिश कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की संवैधानिक स्थिति को पहली बार यहाँ पर परिभाषित किया गया, क्योंकि अब यहाँ पे देखने में आ गया था कि अब भारत में बहुत अच्छे से शासन किया जा सकता है और व्यापार भी तो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जिन लोगों को यहाँ पे लग रहा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उसको दिए जा रहे थे राजनीतिक मामले अच्छे से मजबूत करने के लिए। यहाँ से उनका पांव जमना शुरू हो जा रहा है राजनीतिक मामलों में, क्योंकि अभी तक वो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वो राजनीतिक क्षेत्र में अब पूरे जमने वाले काम कर रहे हैं और व्यापारिक मामलों को इनसे हटा रहे हैं ताकि तुम एक ही काम करो, राजनीति में आगे तुमको करा जाएगा और व्यापारिक मामले धीरे धीरे दूसरे को देंगे। उनके पास तो बहुत कंपनी थी, दूसरी कंपनी को भेजने वाले हैं। अब वो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारत में व्यापार कर रही थी, उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा था, लेकिन अंशतः किया गया था, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से आगे हम देखेंगे 1833 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो समाप्त किया गया था वो अंशतः था, अंशतः समाप्त किया गया था। इसमें अंशतः क्यों बोलेंगे, इसमें दो चीजें उन्होंने छोड़ कर रखी थी कि चीन के साथ व्यापार जो करना है, चीन के साथ हम जो व्यापार करेंगे वो चालू रहेगा और दूसरा भारत में जो चाय का व्यापार होता है वो चालू रहेगा। दो चीज तुम करोगे और बाकी चीज तुम्हारा बंद कर दिया जाता है, बाकी व्यापार नहीं करोगे, लेकिन दो चीज यहाँ पर रहेगा चालू। इसमें हम छोटा सा कोड लगा सकते हैं, चाची। 1813 में चाची को याद रखना है, मतलब चाय को चालू रखे थे यहाँ पर और चीन के साथ व्यापार को चालू रखे थे यहाँ पर, बाकी उनको राजनीतिक काम करने थे इनको दो के साथ साथ। अब देखते हैं दूसरा है भारतीय शिक्षा हेतु। अब उन्होंने अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख देने का प्रावधान रखा अपने रेवेन्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर के कुछ लोगों को ये लोग अब शिक्षित करना चालू किए गए, अंग्रेजी का ज्ञान देने लगे और जैसे कि ऊपर वाले को सिखाएंगे तो नीचे वाला अपना ही सीख जाएगा, नीचे का सीखते रहेंगे, सारे लोग अंग्रेज बनते जाएंगे धीरे धीरे। तो उन्होंने 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान चालू किया। फिर देखते हैं ईसाई मिशनरियों को। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1813 एक्ट में ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर भारत में आने की छूट प्रदान कर दी गई और धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया, धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। यहाँ पर 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ चीजें उन्होंने छोड़ कर रखी थी, अब छूटा हुआ चीज को भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे, अब यहाँ पर पूरा करेंगे। इस बात को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी की शेष व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस पूर्णतः को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जो चाची हम पढ़े थे, चाय और चीन,
मतलब 1813 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि भारत में चाय के साथ व्यापार को अंशतः चालू करके रखे थे और चीन के साथ व्यापार को भी चालू करके रखे थे, पर यहाँ पर 1833 के एक्ट में लाकर उन दोनों को भी उनसे खत्म कर दिए। अब तुम सिर्फ राजनीतिक को ही देखोगे, तुमको राजनीतिक में हम पावरफुल करेंगे, व्यापार हम किसी और से कराएंगे। मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हो गया यहाँ पर प्रशासन करने के लिए। तो यहाँ पर पूर्णतः राजनीतिक काम, पूर्णतः इनका व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य कंपनियों को भेजना चालू कर दिए। अब देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, शिकंजा मजबूत करने के लिए पूरे भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक को बनाया गया और ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। हमने देखा था सबसे पहले बंगाल का गवर्नर का पद था, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। अब यहाँ पर 1833 में आकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया ताकि पूरे भारत में अब कब्जा चालू हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक विधि सदस्य का पद का सृजन किया गया और उसमें मैकाले को एक विधि सदस्य बनाया गया। हैं कि इन्होंने 1833 के एक्ट में चूंकि खत्म कर दिया और पूरे राजनीतिक में, प्रशासन में इनको मजबूत कर दिया गया और यहाँ पर चाय और चीन के साथ भी पूरा अधिकार खत्म कर दिया गया व्यापार का। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक विधि की शुरुआत हो रही है, विधि यानी कानून की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर एक विधि सदस्य को स्थापित किया गया जो इसमें एक मैकाले थे, इनका पूरा नाम क्या था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इनको एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी कि विधि आयोग की स्थापना का नींव पड़ गया यहाँ पर। अब देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को सैनिक और असैनिक शक्तियां प्रदान की गई। मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल का पद अब बढ़ा दिया गया, उसको सैनिक शक्तियां तो दी ही गई थी। पहले हमने देखा था तीनों सेनाओं का सेनापति था, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का वह हेड था, मतलब तीनों सेनाओं का सेनापति उसे पहले ही बना दिया गया था। अब असैनिक क्या था, सेनाओं के जितने अन्य प्रशासनिक मामले थे वो असैनिक शक्तियां थी, उसे भी प्रदान किया गया। और ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, सैनिक और असैनिक शक्ति दोनों मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। तो इन्हें जो भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजन करते ही सैनिक और असैनिक शक्तियां प्रदान की गई। अब देखते हैं यहाँ पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। इन्होंने थोड़ी सी दिखाने के लिए की काम कि सरकारी सेवाओं में जो भी उनके पद निकालते थे उसमें भेदभाव का अंत कर दिए गए। पहले जन्म के आधार पर नहीं देते थे, वर्ण वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर पहले मनाही करते थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी छूट दे दिए कि जन्म, वंश, धर्म, वर्ण से ऊपर उठकर हम आपको सरकारी सेवाओं में यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे करके। अब देखते हैं 1833 एक्ट के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई है कि 1833 एक्ट के द्वारा दास प्रथा, भारत में दास प्रथा का उस समय बहुत ज्यादा गंदा समय चल रहा था, लोगों को दास बनाकर बेच देते थे। तो 1833 एक्ट में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और 1843 में इसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फिर आगे चला 1883 में एलन बरो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, एलन बरो, उन्होंने दास प्रथा का पूर्णतः अंत कर दिया गया। तो 1833 एक्ट के प्रावधानों के तहत दास प्रथा अंत करने का नियम लाया गया, जिस पर आगे चलकर 1843 में एलन बरो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई जो संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां से एक एक चरण होते हुए आगे बढ़ता गया सब कुछ। तो 1853 के चार्टर एक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का अर्थ होता है संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और उसके ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा। तो ये तीनों मिलाकर संसदीय शासन प्रणाली होती है। भारत में आज क्या है, आज लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर बोला जाता है संसद। तो यहाँ पर संसद कॉन्सेप्ट आ गया।
संसद का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जन्म ले लिया, मतलब संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई और यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अलग कर दिया गया। विधायिका मतलब विधान बनाने वाली एक बॉडी, विधान बनाने वाली बॉडी कौन होगी? संसद होगी। संसद ही तो कानून बनाता है। विधान माने क्या होता है? कानून। विधान मतलब कानून होता है। और एक विधायिका का अलग गठन हो गया और दूसरा कार्यपालिका, उसका गठन अलग हो गया। जो आज मंत्रालय और संचालनालय का जो कॉन्सेप्ट है वही तो है। मतलब मंत्रालय में क्या हो रहे हैं? कानून बन रहे हैं और संचालनालय में क्या हो रहे हैं? उस कानून पर आगे प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, उस कानून को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हो गए थे। संसदीय शासन प्रणाली का आरंभ हो गया था। अब एक और हुआ यहाँ पर कानून निर्मात्री सभा। कानून निर्मात्री सभा बनाया गया और गवर्नर जनरल की स्वीकृति के पश्चात ही वह निर्माण हो सकता था। तो कानून निर्मात्री सभा में क्या हुआ? कानून को बना रहे हैं, ठीक है। कानून बनाने के बाद अब क्या होगा? जब तक उस पर गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर नहीं होगा वो कानून कानून नहीं कहलाएगा। तो गवर्नर जनरल के लिए यहाँ पर कानून निर्मात्री सभा का गठन किया गया ताकि हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ही कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। फिर स्थायी केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई। जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा स्थायी विधि आयोग की स्थापना की गई या स्थायी विधि परिषद की स्थापना की गई, जिसके सारे सदस्य पूर्णकालिक थे। जो सदस्य थे इसके पूर्णकालिक थे। जो स्थायी विधि आयोग की स्थापना की गई थी, इसके सारे सदस्य पूर्णकालिक स्थापित किए गए, मतलब उनको बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। मतलब विधायिका का निर्माण हुआ तो विधि आयोग की भी स्थापना हो गई और संसदीय शासन प्रणाली की भी शुरुआत यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रारंभ हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट हो जाता है यह। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नागरिक संहिताओं की शुरुआत हो रही है। पहला है नागरिक विधि संहिता। नागरिक विधि संहिता 1859। नागरिक विधि संहिता 1859 क्या है? यहाँ पर आ रहा है पारिवारिक मामले, संपत्ति के मामले और अन्य दायित्व के मामले आ जा रहे हैं। कुल मिलाकर दीवानी जो मामले होते हैं वो ये इस एक्ट में शामिल की गए। क्योंकि हम देख रहे हैं विधि आयोग की स्थापना की गई है, तो विधि आयोग ने 3 एक्ट यहाँ पर 3 विधि बनाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहला नागरिक विधि संहिता 1859। यह पूरी तरह से दीवानी मामले पर आधारित है। यह जो एक्ट बना है, संहिता बना है, और इसमें पारिवारिक मामले देखे जाते हैं, जो दहेज हो गया और उनका जो संबंध विच्छेद होता है, मतलब तलाक होते हैं, विवाह विच्छेद, उस तरह के मामले इसमें शामिल होते थे। संपत्ति के मामले, संपत्ति में वाद विवाद के मामले इसमें थे, और अन्य दायित्व जो इससे संबंधित है वो आते थे। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि विधि आयोग ने, जो केंद्रीय विधि आयोग है, यहाँ पे और कौन से एक संहिता का निर्माण किया गया है। दूसरा है भारतीय दंड संहिता, यानी कि आईपीसी। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता को प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर इस विधि आयोग के द्वारा भारतीय दंड संहिता की स्टार्ट की गई है। भारतीय दंड संहिता 1860, यानी कि आईपीसी। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर सजा और जुर्माना, का पूरा संहिता में लेखबद्ध किया गया है। मतलब वो कैसा सजा होगा और उसका जुर्माना क्या क्या होगा, इसमें संहिताबद्ध किया गया है। इसमें 23 अध्याय, जब ये संहिता बनी थी, जब आईपीसी बना था, उस समय 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। चूंकि अब इसमें काफी संशोधन होने लगा है, हर समय पर इस पे संशोधन भी होता चला गया है, तो काफी अपडेट अब कर दिया गया है। अब देखते हैं फौजदारी विधि संहिता। जिसे बोला गया है क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1861। अब इसमें क्या हो रहा है? जो फौजदारी विधि संहिता है या क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1861 है, इसमें हो रहा है अपराध की जांच की जा रही है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, किन किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जाएगी, संदिग्ध व्यक्तियों में कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है, उसकी बात हो रही है, बताया गया है। और अपराध की जो निर्दोषता है, निर्दोष है या निर्दोषहीन है, वहां पर भी इस संहिता में बताया कि फौजदारी विधि संहिता में दोषियों के लिए सजा का निर्धारण किया गया है। हम देख रहे हैं
कि अब अगला देख रहे हैं, सिविल सेवाओं में पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, क्योंकि इस प्रावधान में देखा गया है जो 1853 का जो है 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें पहली बार सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी शुरुआत थी यहाँ पर। और कहने के लिए अच्छी थी, होना तो उन्हीं के लोगों का था, तो यहाँ पर भारतीयों को मौका कहाँ मिलता था, तो यहाँ पर एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो हम एक देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन में बने हुए जितने एक्ट थे 1773 से 1853 तक, हम जो देख रहे हैं अभी जो ब्रिटेन में बनते थे एक्ट, ब्रिटेन से जो पावर चालू होते थे, वहां पर 1773 से 1853 तक का हमने एक्ट देखा। अब इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे 1858 के एक्ट से लेकर और 1919 1935 ये सारे एक्ट देखेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा हो सकता था, ये चूंकि ये क्लास काफी लंबी होती, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांटा है। अगली में हम देखेंगे 1858, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध होता है, उसके बाद सारे एक्ट बदल जाते हैं और उसको हम एक अलग पार्ट में देखेंगे ताकि उसका अच्छे से अध्ययन कर सकें। यहाँ से आने वाले जहां तक हमने अभी पढ़ा है, यहाँ से काफी सवाल उठते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान का विकास क्रम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हर भारतीयों को जानना बहुत जरूरी है, नागरिक है तो ये सारी चीजें आनी चाहिए।